बेटा अब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं ना, ओम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बेसिकली वैसे तो मैं बता चुका हूँ, बट थोड़ा मैं इधर डिटेल देख लेता हूँ, ठीक है ना। बेसिकली कुछ नहीं है, जो हमारा ओम्स लॉ आया था V = IR, है ना, यही आया था ना एक तरीके से। ओम्स लॉ बोलता था कि जो जितना ज़्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उसमें कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आपका हटता था, यहाँ से क्या जाता था, R आ जाता था ना, इस तरीके से। तो मैंने पिछले जब मैंने बताया था ग्राफ, तो मैंने उसमें V वर्सेस I ग्राफ बनाया था, मतलब V इधर था और I इधर था। तो बेटा V की जगह ये V किस पे था, बाई एक्सिस था, एंड I किस पे था, एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या किया था, इसको बाई लिख दिया था, इसको x, इसको r, इसको आप ऐसे लिख दो rx, इसको आप ऐसे कंपेयर कर दो। तो आप देखोगे ये कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है। ऑरिजिन मतलब ये है ना, और ये m बेटा क्या होता है, इसमें m स्लोप होता है। और यहाँ से अगर m कंपेयर करोगे दोनों में से इस इक्वेशन में, तो m = क्या आ जाएगा, r। तो बोलेंगे इस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर आएगा, r के बराबर आएगा, ठीक है ना। जब B वर्सेस I ग्राफ बनाएंगे, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। और बेटा स्लोप कैसे निकालते हैं पता है आपको, कोई ऐसे इस पर ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं ना, तो स्लोप होता है ये बाई हाइट अपॉन ये एक्स हाइट, है ना। कोई भी ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए आप, मान लो यही पूरा आप फॉर्म कर लो ये वाला, क्योंकि देखो लाइन को कंटेन करते हुए उसको हाइपोटेन्यूज रखते हुए एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, तो उस लाइन का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। कहीं से भी निकालिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर V वर्सेस I दिया है तो उसका हम स्लोप अगर ऐसे निकालेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा। क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। अगर जस्ट ग्राफ दिया हो I वर्सेस V, क्या दिया हो, I वर्सेस V, तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, आप क्या करिए, V = IR होता है ना। अब की बार क्या किया है, अब की बार किया है कि I को बाई माना है, I को बाई माना है एंड V को x माना है। तो आप इसे लिखिए x बाई R। अब मुझे लाना है बराबर mx के फॉर्म में, तो R इधर भेज दो, तो ये जाएगा y = 1/rx, है ना। अब आप इसको जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से m क्या आ जाएगा, 1/r, क्या जाएगा, 1/r। तो इसका मतलब है कि I वर्सेस V का ग्राफ क्या देगा, 1/r, जो स्लोप होगा वो क्या देगा, 1/r। तो ये दो तरीके से बना देते हैं इसको, कभी कभी क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया, है ना। लेकिन बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिक्स है। कुछ बच्चों को पता होगा कि इस लाइन का इक्वेशन होता है तो इस टाइप का, तो क्या होता है उसका मतलब, बेटा इसका मतलब होता है कि एक ये स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, प्लस C और कभी कभी लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है कि बाई इंटरसेप्ट, मतलब अगर C अगर पॉजिटिव है तो बाई इंटरसेप्ट ऊपर कट करता है, निगेटिव है तो इधर नीचे कट करता है लाइन, और अगर C नहीं है मतलब 0 है तो ऑरिजिन से पास करता है, इतना फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इससे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ देता है, वो डायरेक्ट ग्राफ बना के रेजिस्टेंस पूछ देता है ना, कि किसी कंडक्टर का ये ओम्स का ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं, है ना, कि ये ओहमिक कंडक्टर है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, उसका ग्राफ ये दिया है, बताइए उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो ऐसे स्लोप के हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, है ना। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो ओमिक कंडक्टर होंगे, है ना, जो नहीं फॉलो करेंगे वो नॉन ओमिक कंडक्टर होंगे, है ना। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देख लेते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। बेटा ओमिक मैंने इसको ऐसे डिवाइड करके दिखाया है, इधर ओमिक कंडक्टर है एंड इधर नॉन ओमिक कंडक्टर है। बेटा जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, ठीक है ना। दे ओबे ओम्स लॉ, ये किसको ओबे करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, तभी इसीलिए इसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक होते हैं वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तुम बोल सकते हैं दे डोंट ओबे ओम्स लॉ, ऐसे सिंपल है ना। अब होता क्या है, जो बेटा ओमिक कंडक्टर होता है ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसमें क्या होता है, V = IR होता है ना। तो अगर V वर्सेस
मतलब b इक्वल टू आई आर होता है और r जो रहता है उसमें कांस्टेंट रहता है। मतलब b वर्सेस i ग्राफ बनाएं तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ओमिक कंडक्टर में अगर उनमें b वर्सेस i ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और बोलते हैं लीनियर ग्राफ। लीनियर भी मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, एकदम लाइन में। सो दे हैव स्ट्रेट लाइन v वर्सेस i ग्राफ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है ऑल मेटल्स, ठीक है ना। इधर आ जाते हैं, दे डोंट हैव स्ट्रेट लाइन वी वर्सेस आई ग्राफ। बेटा इनका जो वी वर्सेस आई ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, मतलब लीनियर नहीं होता है, मतलब नॉन लीनियर होता है। क्या होता है, नॉन लीनियर। इसका एग्जाम्पल आ जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा जैसे सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन में बहुत सारे आप आयंस या कंपाउंड डाल दो, उसको है ना, उसका जो सोल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। कि जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयंस ब्रेक कर जाते हैं ना, तो उन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर की तो बात हो ही चुकी है पीछे, है ना। तो ये एक सिंपल सा है ओमिक और नॉन ओमिक के बीच में डिफरेंस, या बोलें इसका अपना अलग, जैसे भी आपको लिखना हो एग्जाम में पूछा जाए। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, इंडिविजुअली पूछा जाए तो एक एक करके लिख सकते हो आप, है ना। तो दोनों तरीके से ही इसको लिख सकते हो आप। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज़ के बारे में, है ना, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। सो अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना। तो देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या होगा कि जैसे मान लो बेटा मैंने सिंबल से नहीं पढ़ाए हुए हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, बैटरी को कैसे दिखाते हैं, ये आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, 10th की है ना, तो उसमें पूरा डिटेल में दिया होगा कि उसके जो डायग्राम्स होते हैं किसका मतलब क्या होता है ना। ये मजदूरी है फालतू की, आप भी देख सकते हो इसको, है ना, कि किसको कैसे डिनोट करते हैं। तो हम रेजिस्टेंस को बेटा ऐसे दिखाते हैं, ऐसे किसका कैसे, ठीक है ना। बेटा सीरीज़ में मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जो एक ही वायर में लगे हों, एक ही वायर मतलब एक लाइन में, एक तरीके से बोला जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि वो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं। सीरीज का तो समझ में आता ही होगा, ये सिंपल सी चीज़ है। ऐसे वैसे मान लो ऐसे मैंने लगा दिया है ना, ये R1 है बेटा, रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं, पता ही है। इसको R2 बोल देता हूँ, इसको R3 बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। तो बेटा इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ये तीन जो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, मतलब इन तीनों को अगर कंबाइन करके देखा जाए इसका एक रेजिस्टेंस के बराबर कितना इफेक्ट होगा, वो रेजिस्टेंस बताइए आप। तो हम बोल सकते हैं इसे एक रेजिस्टेंस में डिनोट करना है जिसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या है, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इन तीनों का क्या है, ये क्या है, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसका जो डेरिवेशन होता है बोर्ड में भी आ सकता है, तो आप डेरिवेशन देख लीजिएगा। हम क्या करते हैं, ये तीन रेजिस्टेंस हैं, वही वाले बना रहा हूं मैं, R1 और R2 और R3। इन तीनों रेजिस्टेंस को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से। तो मान लो मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी बेटा, बैटरी का सिंबल ऐसे होता है ना। बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा, मान लो बैटरी का वोल्टेज V है। ये बैटरी का वोल्टेज V क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता है बेसिकली, ये जो हायर पोटेंशियल होता है मैंने बात किया था, और ये लोअर पोटेंशियल होता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V के बराबर होता है। उसी को वोल्टेज ऑफ बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज ऑफ बैटरी। जितना ये होता है उतना ही इन दोनों के अक्रॉस वो क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या फ्लो करेगा, करंट। ये हाई पोटेंशियल होगा, ये ऐसे बोल सकते हो, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, है ना। और करंट प्लस से माइनस तरफ फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये अपनी बात हो चुकी है लास्ट लेक्चर में। तो करंट बेटा इधर फ्लो करेगा, है ना, करंट ऐसे जाएगा बेटा, ऐसे करंट घूमता रहता है ना। तो इधर करंट आ जाएगा I, इधर करंट I, इधर करंट I, है ना, इधर बैटरी से करंट नहीं निकलता है, ठीक है। बैटरी का काम क्या होता है, ये तो सिर्फ सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अभी ये डिटेल में हम आगे बात करेंगे, अभी आप ऐसे समझ लीजिए। तो बेटा होता क्या है, ये जो वोल्टेज होता है, क्या होता है, वोल्टेज। हम क्या मान लेते हैं कि ये एक तरीके से यहाँ पे 0 वोल्टेज है और यहाँ पे V वोल्टेज है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, V। ऐसे मान लेते हैं कि ये 0 है और ये
एक्चुअली क्या होता है, लोअर को 0 मानते हैं, इसको V मान लेते हैं ऐसे करके। तो इसके अक्रॉस क्या आएगा बेटा, V पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे मान लो V आएगा। तो होता क्या है कि ये V जैसे जैसे, अब देखो यहाँ का भी V पोटेंशियल, तो यहाँ का भी V पोटेंशियल, यहाँ का भी V पोटेंशियल, जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है बेटा। ड्रॉप होगा तभी ना V यहाँ आके 0 होगा आके। तो इसका मतलब है V कहाँ कहाँ ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ यहाँ खर्च हुआ होगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है इस V का डिवाइड किसके बीच में होगा, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, क्योंकि तभी जब आगे बढ़ेगा V, बेटा यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का V है, यहाँ का V, जैसे यहाँ बढ़ोगे कुछ कम हो जाएगा, यहाँ फिर कम होगा, फिर यहाँ होगा, फिर कम होगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो V पोटेंशियल ये किस में बटा होगा, इन तीनों में बटा होगा। तो बेटा आप बोल देते हैं कि इसमें पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ है, V1, इसमें V2 मान लो, इसमें V3, गॉट इट। और ये इन तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि यही तो डिवाइड हुआ है तीनों में, क्योंकि आगे जाके तो 0 हो गया है। तो इसका मतलब ये पूरा पोटेंशियल किस में खर्च हुआ है, इसमें, इसमें, इसमें। तो इन तीनों का सम इसके बराबर आएगा, V के बराबर आएगा ना। तो V इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। नहीं समझे, गॉट इट। अभी इसका और बना लेते हैं बेटा। मान लो ये R इक्विवेलेंट है और वही बैटरी लगा दीजिए आप। तो इसमें भी पोटेंशियल V क्रिएट होगा। इसमें अब क्या होगा, एक ही रेजिस्टेंस है तो पूरा पोटेंशियल किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, इसी के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, V, क्योंकि एक ही है, यहाँ V है, यहाँ 0 है, तो टोटल कहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, टोटल यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा ना। तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर रिलेशन लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसके अक्रॉस V पोटेंशियल I है और R इक्विवेलेंट, तो सिंपली लिखोगे V I R इक्विवेलेंट। ये याद रखिएगा, ये और ये करंट सेम होगा। क्यों, क्योंकि उसी के हिसाब से तो रेजिस्टेंस रखना है कि और चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तभी तो ये बोलेगा कि इसके बराबर ये R इक्विवेलेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो V1 क्या होगा बेटा, V1 इक्वल टू होगा I इंटू R1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 और I में, क्योंकि I सब में क्या होगा, सेम होगा, V1 इक्वल टू I R1। V2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, V2 इक्वल टू आएगा I इंटू R2। V3 इक्वल टू क्या आएगा, V3 इक्वल टू आएगा I इंटू R3। समझ में आ गया होगा ना बेटा। अब देखो, इस V1 V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो V इक्वल टू आएगा क्या, V इक्वल टू आएगा I R1 I R2 I R3। अब बेटा ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो देखो ये V बराबर इतना है, V इक्वल टू, और ये भी V इक्वल टू है। तो इसका मतलब ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं I R इक्विवेलेंट इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। बेटा I कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यही आपका डेरिवेशन है किसका, सीरीज का, कि जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है उन सबके सम के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, उन सबके सम के बराबर आता है। ठीक है ना बेटा, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब बेटा इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें I करंट जो है वो R1 में भी है, R2 में भी है और R3 में भी है, जो कि R1 R2 R3 किस में है, सीरीज में है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे उनमें करंट क्या होगा, सेम होगा। ये आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप लिख लीजिएगा, इस चीज़ को नोट करिएगा कि जो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं उनमें करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना बेटा। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटा, इसको R इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता है उसका सम के बराबर आ जाता है। ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज V होता है, जो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उसमें जो वोल्टेज V पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब तीनों के अक्रॉस अगर इसका जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, V के बराबर आएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज का डिवीजन होता है। वोल्टेज का डिवीजन मतलब वोल्टेज डिवाइड होता है, बट करंट क्या होता है, सेम होता है। ये याद रखिएगा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है। अभी पैरेलल के बारे में भी बताएंगे। एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, इन तीनों के या जितने भी होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल की। किसकी बात करते हैं, पैरेलल की।
पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं एक केस ले लेता हूँ कि ये कुछ तीन पैरेलल में बेटा दिख रहे होंगे, R1, R2 और R3, ठीक है। ये तीन आपको R1, R2, R3 किस में दिख रहे होंगे? पैरेलल में दिख रहे होंगे। और इसका मुझे इक्विवेलेंट मान लो निकालना है, ऐसे R इक्विवेलेंट लिख देंगे, ठीक है ना। वही सेम चीज़ है कि इन तीनों रेजिस्टेंस का जो इफेक्टिव होगा, जितना इम्पैक्ट तीनों का मिलके होगा उतना इसका अकेले होगा, तभी ये इसके ये जो है वो इसके क्या है? इक्विवेलेंट है। या बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट किसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है? इसका है। तो सेम करेंगे, दोनों के अक्रॉस सेम बैटरी जोड़ेंगे, सेम पोटेंशियल, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो देखो मैं जोड़ देता हूँ, चाहो तो आप डायरेक्ट कर दो, क्यों बार बार लिखना। यहाँ पे ऐसे V जोड़ दो, है ना। आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में बना के, है ना। यहाँ पे V होगा बेटा, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा, और यहाँ पे मान लो यहाँ 0 होगा, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे 0 होगा। अच्छा ये बताओ, ऐसे जाओगे तो V इसके अक्रॉस, जैसे इधर जाओगे तो V वोल्टेज होगा बेटा, यहाँ का V है तो यहाँ का भी V होगा, यहाँ तक यहाँ का भी V होगा, यहाँ का भी V होगा, है ना। अब जैसे आगे बढ़ोगे तो V किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा? इसके अक्रॉस, फिर 0 हो जाएगा। या बोले V इसके अक्रॉस जाएगा, यहाँ V ड्रॉप हो जाएगा। तो देख रहोगे आप सबके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज, V। मतलब सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या है बेटा? कांस्टेंट। अगर मैं देखा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V है, इसके भी अक्रॉस V, क्योंकि इंड क्या है? सबके कॉमन है, इसलिए पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो V होगा बेटा। तो हुआ क्या, इसमें बेटा पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, तो इसमें करंट मान लो I1 होगा, इसमें I2, इसमें I3। तो मान लो करंट इधर कितना आया होगा? ये तीनों मिलके यहाँ I बनेगा, क्या मिलेगा? ये तीनों आएंगे, I1 I2 आएंगे, यहाँ I बन जाएगा, ऐसे I होते हुए ऐसे I। तो बोल सकते हैं कि करंट का यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन हुआ है। यहाँ पे करंट का डिवीजन हुआ है, वोल्टेज कांस्टेंट है। सीरीज में क्या था? वोल्टेज का डिवीजन हो रहा था, करंट सेम था। यहाँ पे क्या है? जस्ट अपोजिट। यहाँ पे करंट का डिवीजन हो रहा है और वोल्टेज क्या है? फिक्स्ड है। सबके अक्रॉस क्या है? सेम है, जैसे वहाँ पे करंट सेम था। ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे? वही करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है, करंट I1 है, R1 I2 R2 I3 R3, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे लिखोगे क्या आप? V इक्वल टू I R1 लिखोगे आप, V इक्वल टू क्या लिखोगे? I R2 लिखोगे, V इक्वल टू I1 R1 लिखिए, है ना, सॉरी, हाँ I1 R1 लिखोगे ना, और I2 R2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे? यहाँ पे बेटा करंट I लिखो आप, है ना। तो V इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? I R इक्विवेलेंट। बेटा ये I करंट क्या है? I करंट वही है इन तीनों का सम, क्योंकि करंट चेंज नहीं होना चाहिए नेट, क्योंकि इक्विवेलेंट देख रहे हैं ना, सर्किट ये एक ही एक तरीके से, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? इसको इक्विवेलेंट यहाँ दिखा रहे हैं। तो करंट वोल्टेज कुछ भी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा उसके बराबर, तभी तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि जो I आएगा, ये I वो किन तीनों के सम के बराबर आएगा, ऐसे करके, ठीक है, जो कि ये I ये बराबर होंगे। बेटा यहाँ से I1 कितना लिख सकते हैं? I1 लिख सकते हैं V R1, लिखिए। हाँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? V R1। बेटा I1 क्या लिखेंगे? V अपॉन R1 आएगा, इसको क्या लिखेंगे? V अपॉन R2 और V अपॉन R3। बेटा यहाँ से I क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। I दोनों का इक्वल है, इक्वेट कर दो। तो V कैंसिल ऐसे हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो पैरेलल में बेटा कैसा आएगा? इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। तो बोल सकते हैं पैरेलल में भी सम होता है, बट उनके किसका सम होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस दैट आर इन पैरेलल।
ठीक है ना। जो पैरेलल होते हैं उनके रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो बराबर होता है इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के, ठीक है ना। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया पैरेलल। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इसमें अगेन इसमें भी 3 बातें याद रखना, लिख लेना। इसमें जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है सबके अक्रॉस, जो भी पैरेलल होते हैं, क्योंकि उनके एंड क्या होते हैं, सेम होते हैं, सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पे करंट का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, करंट का डिवीजन होता है। वोल्टेज सेम होता है एंड जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो तीनों मतलब जितने भी पैरेलल होते हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपकी, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सीरीज और पैरेलल और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, है ना। तो इसको नोट डाउन करिए आप जल्दी से। बेटा ये 2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। बस समझाने के पर्पज से मैं ये दे रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा इसमें तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में, क्योंकि एक ही वायर में। और इसमें आप देख रहे होंगे ये पैरेलल में, इसमें पैरेलल में। तो निकालना क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज का एग्जांपल है और ये पैरेलल का है, ठीक है ना। तो सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका सब पे क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो ये 1 ओम आ जाएगा प्लस 10 ओम आएगा प्लस 4 ओम आएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। अच्छा इसमें बोल सकते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे बड़ा ही आएगा, बोल सकते हैं ना। 15 ओम 10 ओम से बड़ा है कि जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उतने का, वो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो जो सीरीज में रेजिस्टेंस है जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब इसमें देख लेते हैं। तो इसमें बेटा आर इक्विवेलेंट होगा 1/r इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो ये हो जाएगा एलसीएम 6 ले लो, 2 + 1 दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। तो यहाँ से बेटा पलट दो इसको, तो ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2, है ना। इसमें आप देखोगे 2 ओम जो है वो किससे छोटा है, वो 3 ओम से। तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि जो इक्विवेलेंट, जो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो जो पैरेलल में होते हैं उनका जो मिनिमम वाला रेजिस्टेंस होता है उससे छोटा आता है, देख रहे होगे आप। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो पैरेलल में होते हैं उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो लेस, जो लीस्ट रेजिस्टेंस होता है उससे लेस आता है। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। तो ये सिंपल से 2 एग्जाम्पल थे बेटा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। आगे हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सर्किट से रिलेटेड, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप। बेटा ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। अभी के हिसाब से थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये। तो इसमें दिया हुआ है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन, बेटा इसमें 3 क्वेश्चन है, ए एंड बी बताना है, बी एंड सी बताना है एंड ए एंड सी बताना है, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखो इसमें हम 2 तरीके से प्रॉब्लम डील करेंगे, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 2 सेगमेंट में इसको ब्रेक करेंगे। एक ये सेगमेंट है एंड एक ये सेगमेंट है। अगर मैं देखूं इसको, अगर भूल जाऊं तो मैं बोलूँगा कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये किस में है, पैरेलल में है, आपको दिख रहा होगा। एंड अगर मैं इसको भूल जाऊं और मैं इसको देखूं तो ये तीनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इसकी, इसका आर इक्विवेलेंट 1 मान लेता हूं ना, आर इक्विवेलेंट 1, और इसका मान लेता हूं क्या, आर इक्विवेलेंट 2, ठीक है ना। ऐसे मान लो आप 2, आर इक्विवेलेंट 2। बेटा हम क्या कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट जो 2 होगा इन तीनों को करके एक ही जगह लिख सकते हैं और इन दोनों को आर इक्विवेलेंट 1 के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट 1 आएगा वो आएगा इन तीनों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर, ऐसे करके, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा कितना, 6 2 1 दैट इज 1/2,
और आर इक्वलेंट 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं इसको करूँगा तो इसका क्या आ जाएगा 1/r इक्वलेंट 2 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इसका भी एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, तो इसका आर इक्वलेंट 2 कितना आ जाएगा, काट दो ये, है ना, 2 ही आ जाएगा, ये भी 2 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इसको 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 लिख सकता हूँ, तो ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ पे सी होगा, ठीक है ना। ये 2 ओम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के इक्विवेलेंट को। ये 2 ओम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन तीनों रेजिस्टेंस को। तो हम बोल सकते हैं बेटा, अगर मुझे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना हो तो ए एंड बी रेजिस्टेंस कितना है होगा, 2 ओम आ गया आंसर। इसका कितना आएगा, इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 2 ओम, ठीक है ना। बी एंड सी भी कितना आएगा, 2 ओम ही आएगा, बी एंड सी भी क्या आएगा, 2 ओम आएगा। ए एंड सी की बात करूं तो बेटा ए एंड अगर सी की बात करूंगा तो ये दोनों किस में होंगे, आपको दिख रहा होगा सीरीज में होंगे, और सीरीज में होंगे तो ए एंड सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इन दोनों के सम के बराबर, दैट इज 2 + 2 4। सीधा सम क्यों किया, क्योंकि सीरीज में है, तो इसका आ जाएगा कितना 4। तो बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना। तो आपने इसको कर लिया ना, तो आप क्या करिए, ये जो लेक्चर है इसमें मैंने सिर्फ आपको पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस बताया है ना, और 1-2 क्वेश्चन भी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो बड़ा अहम लेक्चर होगा, उसमें हम आपको बहुत ही एडवांस टेक्निक बताएंगे। जैसे ये तो बहुत सिंपल सर्किट थे, बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट भी होते हैं, उनको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उनको हम कुछ टेक्निक बताएंगे, वो आप यूज करोगे तो एकदम मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, मिनटों में, ठीक है ना। सो आगे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। अभी के लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ लिख लीजिएगा कि जनरलाइज फार्मूला आर इक्वलेंट सीरीज के लिए क्या होता है, सीरीज के लिए R1 R2 है ना, R3 जितने भी हों अप टू n तक, है ना, इस तरीके से ये सीरीज का होता है। पैरेलल का 1/R1 + 1/R2 है ना, अप टू कहाँ तक, n तक। ये जनरलाइज फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपने ये पढ़ लिया है पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस, चाहे आप उसको वहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने पैरेलल सीरीज पढ़ाया हुआ है ना। सीरीज में यही वाला लिख लेना जनरलाइज, एंड पैरेलल में ये लिख लेना। अब देखो, जितना मैंने पढ़ाया है उसको यूज़ करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ अपनी सीट में, है ना। अपनी ये सीट है, ठीक है ना। इस सीट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप चैप्टर में जाएंगे, पेज नंबर आप चल जाइएगा, पेज नंबर है इसमें 58 में पेज नंबर बेटा एक्सरसाइज 4 है फॉर ओलंपियाड के लिए, है ना। ये एक्सरसाइज 4 है फॉर ओलंपियाड के लिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर आप घर से ट्राई कर सकते हो, होमवर्क में लिख लीजिएगा। जिसके पास सीट है वो लोग ट्राई कर सकते हैं ना, बाकी जिसके पास नहीं है तो वो क्या ही करेगा, बट बहुत सारे लोगों के पास है तो आप कर लीजिएगा ना, जिनके पास है। तो क्वेश्चन नंबर ये मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 4 है ना, पेज नंबर 58 पेज नंबर है, नहीं पेज नंबर 58 नहीं 60 है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 38 ट्राई करिएगा आप, 38 के बाद 39 है ना, 40 41 42 है ना, फिर आ जाइए डायरेक्ट 45। ये इतने क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, 2 2 4 2 6 क्वेश्चन ट्राई करिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे भी करके पूछ लीजिएगा हमसे ही, है ना। बाकी और किसी से पूछना चाहें आप, बगल में भाई से बहन से पूछ सकते हैं आप, है ना। सो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा आप, है ना। आगे वाला लेक्चर ज़रूर अटेंड करिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें बहुत एडवांस टेक्निक बताऊंगा कि आप 12th वाले भी क्वेश्चन खट सॉल्व कर लोगे, है ना। आपको बहुत मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। सो थैंक यू।